कि पाकिस्तान ने ये जो J-35 फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया था, अब ये जो खबरें आ रही हैं कि शायद ये इरादा तर्क कर दिया गया है, तो क्या ये खबर दुरुस्त है? और अगर दुरुस्त है तो इसकी वजूहात क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये एक जाहिर है बड़ा हसास नौइयत का कौमी मामला है, और इसके हवाले से अगर कोई र्यूमर्स जो हैं वो मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कहीं आप ने ऑब्जर्व की हैं, तो हमें यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कलेक्टिवली कि हम मिल के उन गलत जो खबरों को उसको डिस्पेल करें और लोगों के साथ हकीकत और जो उससे अटैच जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करें। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी इजाज़त से 2 मिनट लूँगा कि ये एक्सप्लेन करूँ कि ये जो दिफाई इक्विपमेंट होता है, ख़ास तौर पे जो बहुत एक्सपेंसिव और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ये कोई ऑफ द शेल्फ या ओवरनाइट शॉपिंग लिस्ट वाली चीज़ें नहीं होती। इसके पीछे हम अगर एयरफोर्स के हवाले से बात करें तो हम अपनी जो ऑपरेशनल ज़रूरियात हैं मौजूदा, और जो मौजूदा हमें थ्रेट्स हैं उसको जहन में रखते हुए अगले 5 से 10 साल का हम एक पीरियोडिक जायज़ा लेते हैं एयर हेडक्वार्टर्स में। सारे जो सीनियर एयरबोर्ड मेंबर्स होते हैं, और उसमें फिर हम अपने दुश्मन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं और उनके जो इंडक्शन प्रोग्राम्स हैं, उन सब चीज़ों को आगे प्रोजेक्ट करके फिर ये एक बहुत ज़्यादा डिस्कशंस के बाद ये अपने फोर्स गोल जो है उनका तयन किया जाता है, अपनी इंडक्शन का प्लान किया जाता है, और इस चीज़ को एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट या ASR कहा जाता है कि ये ASR हम डेवलप करते हैं। और वो फिर जो है वो जो मुतल्लिका प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड या ऑपरेशनल प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जो हमारे लोग होते हैं, वो उस चीज़ को फिर उस जेनेरिक रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट, उस रिक्वायरमेंट में किसी कंपनी का, किसी मुल्क का, किसी ब्रांड का नाम नहीं होता। हम अपनी प्योर रिक्वायरमेंट जो है ना उसको डेफिनेटाइज करते हैं। उसके बाद हमें अवेलेबल ऑप्शंस जो है वो बोर्ड को दी जाती थी, और जिसके अंदर फिर पता चलता है कि जी ये जो ब्रांड्स हैं या ये जो मॉडल्स हैं उस इक्विपमेंट के वो अवेलेबल हैं। फिर उनकी स्टडी की जाती है, फिर उनकी जाके बातचीत की जाती है, उनकी बजटिंग देखी जाती है, उनकी कैपेबिलिटीज़ देखी जाती हैं, उसका 5 से 10 साल तक उसको मेंटेनेंस प्रोग्राम देखा जाता है, उसके स्पेयर सपोर्ट को देखा जाता है। इन तमाम जो है ना पहलुओं को देखते हुए फिर शॉर्ट लिस्टिंग होती है एक प्योर ट्रांसपेरेंट ऑपरेशनल जो है प्रोफेशनल क्राइटेरियन को, और जब ये हो जाता है तो फिर हम वो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो पीछे जंग के तनाजुर में बातें चल रही थी कि शायद जंग की वजह से हम ये जहाज ले रहे हैं या हमें कोई फौरी तौर पे कोई चीज़ एकदम से फ्लाई करके हमारे पास आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। ऐसे कोई एग्रीमेंट या अरेंजमेंट मुल्कों के दरमियान बहुत कम होते हैं कि जहाँ पे कोई चलती हुई गाड़ी पे सवार हो जाए, यानी जंग जारी हो और वो अपना इक्विपमेंट आके उसमें जो है वो पिच इन कर दे। तो ये डायनामिक समझाने का मकसद ये है कि आपके जो नाजरीन हैं उनको ये पता हो कि ये असल प्रोसेस क्या है। ये बड़े ट्रांसपेरेंट और बड़े मलिक साहब ये तो प्रोसेस प्रोसीजर तो सारा समझ आ गया। मेरा सवाल वही खड़ा है कि क्या J-35 तो मैं अब आगे आता हूँ ना जी। F-35 की रिक्वायरमेंट, उसके ट्रायल्स वो हम बहुत पहले कर चुके हैं, उसका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं था। इफ एट ऑल जंग के बाद हमारे ताल्लुकात में और गर्मजोशी आई है,
उनके इक्विपमेंट की मार्केटिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, तो वो हमें एक और अच्छी जो है ना ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जो है मैं इसकी टाइमलाइंस तो नहीं बता सकता, बीइंग ए रिटायर्ड पर्सन मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन ये हमारे एजेंडा पे है, इसको हम परसू कर रहे थे, इसको हम परसू कर रहे हैं, दोनों साइड्स का एग्रीमेंट है। ये कब डिलीवर होते हैं, कब ऑपरेशनलाइज होते हैं, ये हम आने वाले वक्त में देखेंगे। बिल्कुल ठीक। दिस प्रोजेक्ट यानी हम लेने जा रहे हैं, चीन भी देना चाह रहा है, लेकिन कब आएंगे ये अभी दिन का नहीं पता, ऐसे ही है सर? जी, वो पता इसलिए नहीं चल सकता, देखिए वो अपने पीएलए एयरफोर्स में भी अभी उन्होंने रिसेंटली ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो ऐसे नहीं है कि वो हमें ओवरनाइट हमें एक स्क्वाड्रन दे देंगे। मैं समझ गया हूँ। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट लेने जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं कि जो तवाज़न है खित्ते में उस पर कोई फर्क पड़ेगा? देखिए जी, ये सारी जो है ना फ्यूचरिस्टिक और हाइपोथेटिकल चीजें हैं। वो पहले आप देखें कई साल वो यूरो फाइटर लेने की कोशिशों में थे, फिर अमेरिका से F-22 की उनकी डील पता चला कि हो रही है, फिर अल्टीमेटली वो यूरो फाइटर के बजाय या अमेरिकन जहाज़ों के बजाय उन्होंने राफेल लिया, तो सब दुनिया ये कहने लगी कि अब बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो एयर पावर के हवाले से वो इंडिया के पास चला गया है और पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आपने देखा कि उसका क्या हुआ, ठीक है ना, मैं उस बहस में ही नहीं जाना चाहता। अब अगर वो रूस से, पहली बात तो ये है क्या रूस इस वक्त खुद जिस जंग में फंसा हुआ है, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो कोई नई इक्विपमेंट किसी को सेल कर सके? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्या भारत को वाकई उसकी जरूरत है? ये बिल्कुल ग्रे एरियाज। तो हमें ये देखना है कि अगर हम ये अजम्पशन मान भी लें तो इसको मटेरियलाइज होने में बहुत तवील अरसा लगेगा। उस वक्त तक जो डायनामिक्स हैं उसकी हम प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। हम सिर्फ इमीडिएट या शॉर्ट टर्म बात करें, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगले आने वाले कई सालों में जो एयर पावर में फर्स्ट शॉट कैपेबिलिटी है, जो लॉन्ग रेंज डिटेक्शन कैपेबिलिटी है, जिसका एक नमूना हमने अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं ये रिपीट करूंगा क्योंकि सबसे बड़ी ताकत जो है ना वही है। हमें हरदम ये दुआ करते हैं कि नस्र मिनल्लाह, नस्र मिनल्लाह, ठीक है ना, तो और उसके लिए कोशिश करती हैं। अच्छा सर, तो, ये मलिक साहब थोड़ा सा मौजू को आगे बढ़ाते हैं। ये फरमाइएगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने अमेरिका को धमकी दी है कि जी मशक़ वस्ता में जो अमेरिकी अड्डों को दोबारा भी वो निशाना बना सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि मिडल ईस्ट में अभी जंग ठंडी नहीं हुई? क्या ईरान वाकई हमला कर सकता? देखिए, पाक भारत थिएटर हो या मिडल ईस्ट का थिएटर हो, जंग का टेम्परेचर कम होता है, सीज फायर का वक्फा जो है ना अगर उसको अच्छी तरह सपोर्ट किया जाए तो वो तवील हो जाता है। जब तक कश्मीर का मसला रहेगा हमारी जंग रहेगी, जब तक फ़लस्तीन का मसला रहेगा वो मुसलमानों की इजराइल से जंग रहेगी। मुसलमानों को इस वक्त जो है वो फ्रंट लाइन पे गाजा के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, या मुल्क की हैसियत से एक वाहिद मुल्क ईरान खड़ा है, वो अपनी जो है ना जुर्रत के साथ वो अपना मौक़िफ़ जो है वो जो है उसको लेके अपनी मिलिट्री जो भी उसकी कुव्वत है उसको इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप देखिए ना, अगर नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहा है कि जी अमेरिका को चाहिए कि ईरान पे एक और अटैक कर दे, क्योंकि पहले अटैक में वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ना वो डैमेज नहीं हुई सही तरह से, तो अगर नेतन्याहू ये स्टेटमेंट दे रहा है तो सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट तो कोई ऐसी अचंभे की बात तो नहीं है ना। अच्छा, उनको भी हक हासिल है कि वो भी, देखिए ये होती है ये पोस्चरिंग होती है, ये बिल्कुल ठीक। मलिक साहब, मतलब ये नहीं होता कि वो आज ही अटैक कर देंगे। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि पेंटागन ने जो तस्दीक की है कि जून में ईरान ने जो अमेरिकी अड्डे पे हमला किया था उसमें वहाँ पे नस्ब अहम कम्युनिकेशन जो डोम था वो तबाह हो गया,
तो आप ये जो ईरान ने ये भी दावा किया था कि उन्होंने एयर बेस मुकम्मल तबाह कर दी थी, ये सारा मामला क्या है? अच्छा देखिए, चूंकि इसके ऊपर बिल्कुल पीस मील में ना थोड़ी थोड़ी करके इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, अभी हतमी तौर पे इसके कोई जिसको रियल आप कहते हैं ना फैक्चुअल प्रूफ्स, वो ना अमेरिका ने दिए अपने जो उन्होंने लॉन्च किए ऑपरेशंस, ना ईरान की तरफ से वो जो है ना जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं जी बैटल डैमेज असेसमेंट, वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक जो है ना मीन से होती है और वो ऑथेंटिकेटेड होती है। जब तक वो क्लेम्स वो सामने नहीं आते, ये खबरें दोनों तरफ से चलती रहेंगी और इनको बस जो है ना हम सिर्फ मीडिया कंजम्पशन तक रखें, इसकी बेस के ऊपर कोई हम हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट या ओपिनियन नहीं दे सकते।